नमस्कार मित्रों, रिजल्ट क्लियर में आपका स्वागत है। मित्रों, हम लोग देख रहे हैं कक्षा 6 का भूगोल, जिसमें आज हमारा दूसरा अध्याय है। अध्याय का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। तो इसमें सबसे पहले ग्लोब के बारे में देखते हैं। तो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाए जा सकते हैं। तो ग्लोब मित्रों विभिन्न आकार के भी होते हैं, विभिन्न प्रकार के भी होते हैं। कुछ होते हैं जो बड़े ग्लोब होते हैं, जो आसानी से आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते हैं। पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। तो पॉकेट में रखने वाले जो छोटे ग्लोब होते हैं, जैसे गुब्बारे जैसे ग्लोब होते हैं, इनमें हवा भर करके आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। तो मित्रों, जो ग्लोब होते हैं इस पर हम विभिन्न देश को दिखा सकते हैं, महाद्वीपों को दिखा सकते हैं और महासागरों को उनके सही आकार में प्रदर्शित कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, जिसे अक्ष कहते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर के सुई गुजरती है वह उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव है। ग्लोब को इन सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। तो आइए मित्रों, इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं, जो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर मित्रों हम ग्लोब बनाते हैं तो देखिए, इस तरह से आपको ग्लोब पर इस तरह से सुई नजर आएगी और ये है इस तरह से होता है। तो ये जो होता है मित्रों, यही होता है आपका उत्तरी ध्रुव और ये होता है हमारा दक्षिणी ध्रुव। ये जो सुई झुकी हुई है, इसी को हम अक्ष कहते हैं। इसी को हम मित्रों अक्ष कहते हैं और इसी ग्लोब पर किसी भी देश, महाद्वीप और महासागरों के आकार को प्रदर्शित किया जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। तो मित्रों, पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। मित्रों, ध्यान में रखेंगे कि पृथ्वी में ऐसी कोई सुई नहीं है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। तो मित्रों, एक काल्पनिक रेखा जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है उसको हम विषुवत वृत्त कहते हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो पृथ्वी के जो उत्तर में आधे जो स्थित भाग होते हैं उसको हम उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण में जो स्थित आधे भाग होते हैं उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अक्षांशों को अंश में मापते हैं। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। तो मित्रों, यदि आप इसको चित्र के माध्यम से समझें तो देखिए, ये हमारा विषुवत वृत्त या इसी को हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। तो मित्रों, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध है और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध है। विषुवत वृत्त के यदि हम इस तरह से समानांतर रेखा खींचते हैं इस तरह से, तो इन रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। तो अक्षांश रेखाओं को मित्रों हम अंश में मापते हैं और जो ये विषुवत वृत्त है इसी को हम शून्य अक्षांश रेखा कहते हैं। विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर की 1/4 है, अतः इनका माप 90 अंश होगा। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को तथा 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। विषुवत वृत्त के उत्तर के सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिण के सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। मित्रों, यदि इसको हम चित्र के माध्यम से समझें तो देखिए, यह है भूमध्य रेखा। तो यहाँ पे जो 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा उसी को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं तथा यहाँ पर जो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होगा इसी को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। क्योंकि यहाँ से मित्रों लंब डालेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बन जाता है, जो पूरे का 1/4 है। प्रत्येक अक्षांश की मान के साथ उसकी दिशा अर्थात उत्तर या दक्षिण को भी लिखा जाता है।
महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में बेलो होरिजोटे दोनों एक ही अक्षांश 20 अंश पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुर विषुववृत्त के 20 अंश उत्तर में एवं बेलो होरिजोटे विषुववृत्त के 20 अंश दक्षिण में स्थित है। जैसे जैसे हम विषुववृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। तो मित्रों यदि इसको हम चित्र के माध्यम से समझें तो देखिए ये है हमारा विषुववृत्त। तो जैसे जैसे हम इधर जाते हैं मित्रों ध्रुवों की तरफ, तो इन अक्षांश रेखाओं की जो लंबाई है वो क्या हो जाती है, कम होती चली जाती है। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये 20 अक्षांश हैं, तो 20 अक्षांश पर यहाँ पे महाराष्ट्र में चंद्रपुर है, जबकि अगर दक्षिण में इसको 20 अक्षांश मानते हैं तो यहाँ पर दक्षिण में बेलो होरिजोटे यहाँ पर है, लेकिन दोनों मित्रों 20 अक्षांश पर ही स्थित हैं। तो इसलिए जो भी अक्षांश रेखाएं होती हैं अगर भूमध्य रेखा से उत्तर में स्थित हैं तो उनको उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और जो भूमध्य रेखा से दक्षिण में है उनको दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। अब देखते हैं मित्रों महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। विषुववृत्त 0 अक्षांश रेखा को कहते हैं। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को, दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं। उत्तरी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहते हैं। तो अगर ग्लोब के माध्यम से समझे मित्रों तो यह है आपका विषुववृत्त, यह है आपका उत्तरी ध्रुव और यह है आपका दक्षिणी ध्रुव। फिर कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, तो कर्क रेखा आपका ये है मित्रों उत्तरी गोलार्ध में है। फिर मकर रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में ये है। उसके बाद कह रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त, तो उत्तरी ध्रुव वृत्त ये है मित्रों 66.5 डिग्री उत्तर में, और 66.5 डिग्री दक्षिण में जो ये वाला हिस्सा है मित्रों ये है दक्षिणी ध्रुव वृत्त। अब देखते हैं मित्रों पृथ्वी के ताप कटिबंध। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्यवर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इन क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। तो मित्रों यहाँ पर ये हमारा कर्क रेखा है और ये हमारा मकर रेखा है। इन अक्षांशों के बीच वाला जो ये क्षेत्र है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र है मित्रों, यहाँ पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होगा। जब सिर के ठीक ऊपर होगा मित्रों तो यहाँ पर इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होगी, इसलिए कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र को हम उष्णकटिबंध कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। तो मित्रों जो उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और उत्तरी ध्रुव वृत्त है और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, इन क्षेत्रों में तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इसको हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव वृत्त एवं दक्षिण ध्रुव के बीच ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाते हैं। तो कहने का मतलब यह है मित्रों कि उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री से लेकर के 90 अंश तक और दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री से लेकर के 90 अंश तक के क्षेत्र को हम शीत कटिबंध कहते हैं। अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। तो मित्रों ध्यान में रखेंगे जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो पूर्ण वृत्त का निर्माण करती हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम कटिबंध कहते हैं। अक्षांश रेखाओं की लंबाई भिन्न भिन्न होती है। अब देखते हैं मित्रों देशांतर के बारे में। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की आवश्यकता होती है। तो मित्रों किसी भी स्थान को जानना है ग्लोब पर तो उस स्थान का अक्षांश और देशांतर जानना जरूरी है। प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश या अर्थात 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित हैं।
देशांतरों को अंश में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। तो मित्रों, जो प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप स्थित है और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप है, ये दोनों 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित हैं। वही बात की जाए तो देशांतरों को हम अंश में मापते हैं। प्रत्येक अंश को हम मिनट में और फिर मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। दो देशांतरों के बीच की सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कम होती जाती है तथा ध्रुव पर शून्य हो जाती है। ध्रुवों पर सभी देशांतर रेखाएं आपस में मिलती हैं तथा एक दूसरे को काटती हैं। देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। जीरो देशांतर रेखा ब्रिटिश राज की वेधशाला ग्रीनविच से होकर गुजरती है, इसलिए इस रेखा को प्रमुख यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। जीरो देशांतर रेखा और 180 देशांतर रेखा मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों में पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं। तो मित्रों देखिए, ये आपका ग्लोब है। ग्लोब पर ये जो रेखा खींची गई है मित्रों, ये ही है आपका जीरो देशांतर रेखा। तो देशांतर रेखाएं आपको इस तरह से ग्लोब पर दिखाई देंगी। तो ये कह रहे हैं मित्रों कि कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360 है। और ये जीरो देशांतर रेखा से अगर हम इधर बढ़ते हैं मित्रों, तो 180 देशांतर रेखाएं इधर हो जाती हैं और 180 देशांतर रेखाएं इधर हो जाती हैं। यानी कुल देशांतर रेखाओं की संख्या देखी जाए तो 360 होती है। जीरो देशांतर रेखा से 180 देशांतर रेखा मिला करके, अर्थात इधर वाले जो क्षेत्र हैं इसको हम पूर्वी गोलार्ध कहेंगे और इधर वाला क्षेत्र जो है पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। असम में धुबरी 26 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब देखते हैं मित्रों देशांतर और समय के बारे में। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है, अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। तो समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन मित्रों पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी तथा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। तो मित्रों स्थानीय समय का अगर आपको पता लगाना है तो सूर्य के द्वारा जो परछाई बनती है इसी के आधार पर आप लगा सकते हैं। दोपहर में आप लोगों ने देखा होगा मित्रों कि जो परछाई होती है बिल्कुल छोटी बनती है और सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय आपकी परछाई लंबी होती जाती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगा। कहने का मतलब यह है मित्रों कि जीरो देशांतर रेखा पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा तो उस समय जीरो देशांतर रेखा पर जितने भी देश हैं वहां पर दोपहर होगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री तथा 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। तो मित्रों यदि आप इसको ग्लोब के माध्यम से समझें तो देखिए ये है आपका, तो ग्रीनविच रेखा आपका ये है। तो ग्रीनविच रेखा से यानी जीरो देशांतर रेखा से जो ये पूर्व में जो भी देश होगा वो ग्रीनविच समय से आगे होगा और जो ये पश्चिम में जो भी देश होगा वो ग्रीनविच समय से पीछे होगा। कहने का मतलब ये है मित्रों कि मान लेते हैं यहाँ पर दिन के 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी समय होगा यहाँ पे मान लेते हैं आप हैं तो यहाँ पे समय 12 से अधिक होगा और जो यहाँ पर समय है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखा जाए तो ग्रीनविच समय पर 12 बज रहा था तो यहाँ पर 12 से पहले का समय इंडिकेट करेगा। वही बात की जा रही है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, तो 4 मिनट में पृथ्वी को घूमने में 1 डिग्री का समय लगता है। जब ग्रीनविच पर दिन के 12 बज रहे होंगे तो 180 देशांतर पर रात के 12 बज रहे होंगे। कहने का मतलब यह है मित्रों कि यदि ग्रीनविच रेखा पर दिन के 12 बज रहे होंगे
तो 180 देशांतर पर रात के 12 बज रहे होंगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो 180 देशांतर घूमने में पृथ्वी को 720 मिनट लगेंगे, अर्थात 720 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 12 घंटे होंगे। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस समय का स्थानीय समय होगा। तो मित्रों देखे होंगे किसी भी स्थान पर जब सूर्य आपके आकाश पर बिल्कुल उच्चतम बिंदु पर होता है तो वह दोपहर का समय होता है, अर्थात दिन के 12 बजते हैं। तो इस प्रकार घड़ी द्वारा जो भी समय दिखाया जाता है उस स्थान का वह स्थानीय समय कहलाता है। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है। देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यामोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को माना जाता है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के नैनी के पास मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। पृथ्वी को एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो ये तो मित्रों थे भूगोल से संबंधित। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।